आज के इस नए विश्लेषण में सभी ज्ञान पिपासुओं का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही शानदार और देशभक्ति से भरे टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं। कक्षा 9 की हिंदी गंगा पाठ्यपुस्तक का अध्याय 10। हम सिर्फ पंक्तियों का रट्टा नहीं मारेंगे, बल्कि इस कविता की एक एक भावना, उसकी असली गहराई को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा इस भव्य तस्वीर पर गौर करें। ये भारत माता का कोई साधारण सा चित्र नहीं है, बल्कि निराला जी की अमर कविता भारती जय विजय करे का एकदम जीवंत रूप है। यहाँ भारत को जमीन के एक टुकड़े की तरह नहीं, बल्कि एक साक्षात देवी की तरह पूजा गया है। सच में इसे देखते ही भीतर एक अलग सा राष्ट्रीय गौरव महसूस होने लगता है ना? आज की इस पूरी चर्चा को हमने 4 आसान हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले द क्रिएटर यानी कवि के बारे में जानेंगे, फिर कोर इमेजरी यानी कविता के शानदार दृश्यों को समझेंगे, उसके बाद एग्जाम के काम आने वाले व्याकरण और साहित्यिक उपकरणों पर बात करेंगे, और आखिर में देखेंगे इसका आधुनिक संदर्भ। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे अपने पहले सेक्शन की ओर चलते हैं। 1. द क्रिएटर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हम बात कर रहे हैं आधुनिक हिंदी साहित्य के दिग्गज सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि निराला जी का जन्म 1899 में बंगाल में हुआ था, लेकिन उनकी असल जड़ें यूपी के उन्नाव से जुड़ी थीं। उनका जीवन काफी दुखों और संघर्षों से भरा रहा, लेकिन पता है, इसी संघर्ष ने उनके अंदर एक गजब का विद्रोही स्वभाव और समाज के शोषित वर्ग के प्रति गहरी सहानुभूति पैदा कर दी, और यही बात उनकी हर रचना में साफ दिखाई देती है। अगर उनके सफर के कुछ प्रमुख पड़ावों को देखें तो 1899 में जन्म के बाद 1923 में उनकी मशहूर रचना अनामिका आई, और फिर 1930 में परिमल का प्रकाशन हुआ। 1961 में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। पर सबसे बड़ा गेम चेंजर क्या था? उनका विद्रोही स्वभाव। उन्होंने पुरानी बंधी बंधाई परंपराओं को तोड़ा और हिंदी कविता में मुक्त छंद यानी फ्री वर्स की शुरुआत की। वे सच में एक पायोनियर थे। कवि को करीब से जानने के बाद अब हम दूसरे हिस्से पर आते हैं। 2. द कोर मैसेज एंड इमेजरी। कविता की शुरुआत इन बेहद पावरफुल पंक्तियों से होती है। भारती जय विजय करे, कनक शस्य कमल धरे। ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि हर भारतवासी के दिल से निकली एक गूंज है। इसका पूरा फोकस भारत की जीत की एक गहरी देशभक्ति से भरी कामना पर है। यहाँ कनक का मतलब है सोना, शस्य यानी लहलहाती फसल, और कमल तो हम जानते ही हैं, पवित्रता की निशानी है। यानी भारत भूमि को धन, धान्य और स्वर्ण जैसी फसलें धारण करने वाली देवी माना गया है। ये हिस्सा सच में कमाल का है। निराला जी ने भारत के पूरे भूगोल को कितनी खूबसूरती से एक देवी के रूप में ढाल दिया है। इसे ऊपर से नीचे की तरफ देखिए। सबसे ऊपर उत्तर में जो बर्फीला हिमालय है, वो माता का मुकुट बन गया है। थोड़ा नीचे आएं तो गंगा की बहती हुई सफेद धारा उनके गले का हार है। देश के जो घने जंगल और लताएं हैं, वो उनके वस्त्र हैं, और आखिर में दक्षिण में विशाल समुंदर की लहरें उनके चरणों को धो रही हैं। बिल्कुल एक विजुअल मास्टरपीस। इन शानदार दृश्यों को महसूस करने के बाद अब हम अपनी चर्चा के तीसरे हिस्से में एंट्री करते हैं। 3. लिटरेरी डिवाइसेस और ग्रामर। इस कविता की भाषा थोड़ी संस्कृतनिष्ठ है, और इसमें समास तकनीक का बहुत ही स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल हुआ है। समास का मतलब होता है बड़े अर्थ को छोटे शब्द में समेटना। जैसे समस्त पद है कनक शस्य कमल धरे। अगर हम इसका विग्रह करें तो अर्थ निकलता है सोने जैसी फसलों और कमल को धारण करने वाली। जरा सोचिए, इतने बड़े और विशाल दृश्य को कवि ने सिर्फ एक शब्द में पिरो दिया। अब बात करते हैं रूपक अलंकार की। इसे कवि की इमेजिनेशन सुपर पावर कह सकते हैं। रूपक अलंकार वहां होता है जहां उपमेय यानी जिसकी तुलना की जा रही है, और उपमान यानी जिससे तुलना की जा रही है, दोनों के बीच पूरी तरह से अभेद स्थापित हो जाए। एकदम सिंपल शब्दों में कहें तो जब दो चीजों को बिल्कुल एक ही मान लिया जाता है, तब वहां रूपक अलंकार होता है। कविता में इसका कितना शानदार इस्तेमाल हुआ है, आइए देखते हैं। पंक्ति है मुकुट शुभ्र हिम तुषार। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हिमालय मुकुट के जैसा नहीं है, बल्कि वो साक्षात मुकुट ही है। इसी तरह धवल धार हार गले में गंगा की धारा को ही गले का हार मान लिया गया है। यही रूपक अलंकार है जो भारत की इस छवि को एकदम दिव्य बना देता है। रूपक के बाद एक और बहुत ही अहम अलंकार आता है अनुप्रास अलंकार।
ये बेसिकली साउंड या ध्वनि का खेल है। जब एक ही अक्षर या वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति होती है तो उसे अनुप्रास कहते हैं। इससे होता ये है कि कविता में एक कमाल का रिदम, एक लय पैदा हो जाती है, जिससे इसे सिर्फ पढ़ा नहीं जाता बल्कि किसी मंत्र की तरह गाया जा सकता है। इसके कुछ उदाहरण देखें तो बात एकदम साफ हो जाएगी। पंक्ति शतमुख शतरव मुखरे में श वर्ण की गूंज सुनिए। ये साउंड ऐसा असर डालता है जैसे भारत की सैकड़ों अलग अलग आवाजें एक साथ गूंज रही हों। ऐसे ही तरु तृण वन लता में त वर्ण बार बार आ रहा है। ये ध्वनियां कविता के देशभक्ति वाले फ्लो को बहुत ऊंचे स्तर पर ले जाती हैं। तो हमने व्याकरण की बारीकियों को भी समझ लिया। अब चलते हैं अपने आखिरी और सबसे दिलचस्प सेक्शन पर, 4 पॉइंट रेलेवेंस एंड एप्लीकेशन। कोई सोच सकता है कि दशकों पुरानी ये कविता आज के वक्त में कैसे फिट बैठती है? तो इसका जवाब है हमारी सांस्कृतिक एकता। कविता की वो पंक्ति शतमुख शतरव मुखरे, यानी सैकड़ों मुखों और ध्वनियों से गूंजता हुआ देश, ये आज के एक भारत श्रेष्ठ भारत का एकदम परफेक्ट उदाहरण है। हमारी 22 भाषाएं, अनगिनत त्योहार, अलग अलग खान पान, ये सब उसी विविधता में एकता का हिस्सा है जिसे निराला जी ने सालों पहले महसूस कर लिया था। इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। अगर निराला जी की नज़र में हिमालय भारत माता का मुकुट है और गंगा उनके गले का हार है, तो आज जिस तेजी से पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है, क्या वो इस भव्यता के लिए बहुत बड़ा खतरा नहीं है? जब नदियां मैली होती हैं या जंगल कटते हैं, तो क्या हम उसी देवी के स्वरूप को नुकसान नहीं पहुंचा रहे? प्रकृति को बचाना सिर्फ एक मुद्दा नहीं है, बल्कि यह अपने आप में सच्ची देशभक्ति है। इसी विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। इस सफर में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।